जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम यानी दोस्तों आज 28 फरवरी को होने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए देर न करते देखते हैं। सबसे पहले हम बच्चों लघुत्तरीय प्रश्नों से जो है शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत सरल तरीके से हम दोस्तों जो है बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं रिजर्व बैंक यानी जो रिजर्व बैंक है इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए बहुत सरल तरीके से देखो उत्तर देखेंगे हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का जो है केंद्रीय बैंक है, ऐसे लिखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का जो है दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है या भारत के सभी बैंकों का जो है संचालक है, यानी देख रेख करता है, संचालक है या भारत की जो है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना बच्चों 1 अप्रैल 1935 को, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 नंबरी 2 नंबरी में आपसे पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार जो है हुई थी। यह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई और पैसों की आपूर्ति का जो है प्रबंधन करने के लिए भी जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है भैया, उत्तरदायी होता है। आप बहुत सरल तरीके से इसको लिख सकते हैं यदि रिजर्व बैंक से क्वेश्चन जो है पूछेगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय आय को जो है परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए प्रो मार्शल के अनुसार एक अर्थशास्त्री हैं प्रो मार्शल। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रो मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम माने जो श्रमिक होते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, प्रो मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के जो है प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही किसी देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या जो है आगम है या जो है राष्ट्रीय लाभांश है या राष्ट्रीय आय है या राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताइए। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं। पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताइए। उत्तर क्या लिखेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर एक बच्चों व्यापार चक्र का सिद्धांत। नंबर 1 व्यापार चक्र का सिद्धांत। नंबर 2 वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत। वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत। नंबर 3 आर्थिक विकास का सिद्धांत। नंबर 4 कीमतों का जो है सिद्धांत। नंबर 5 आय उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत। ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जो है दोस्तों क्षेत्र हैं। ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है जो है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? चलिए इसका अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। सबसे पहले हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है। देखो भैया, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बाजार में तब विद्यमान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बाजार में तब विद्यमान होती है जब किसी वस्तु के विक्रेताओं, जो बेचते हैं उसे विक्रेता कहते हैं, जब किसी वस्तु के विक्रेताओं तथा क्रेताओं, जो खरीदते हैं उसे क्रेता बोलते हैं, विक्रेताओं तथा क्रेताओं की अधिक संख्या होती है। बहुत सरला है, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है और किसी भी व्यक्तिगत मतलब विशेष व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता का इसकी कीमत पर जो है कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसकी कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और वस्तु समरूप यानी सम बराबर रूप समरूप होती है और उसकी जो है कीमत बाजार पूर्ति तथा बाजार मांग की शक्तियों द्वारा जो है निर्धारित होती है। इस बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक काल्पनिक स्थिति है। एक काल्पनिक स्थिति है, ना कि वास्तविक स्थिति। ठीक है भैया, न कि वास्तविक स्थिति। ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता का जो है अर्थ है। अब हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता का परिभाषा देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा क्या है? पूर्ण हेडिंग डालेंगे हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा।
देखो बच्चों, एक प्रतियोगी बाजार को ऐसे बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे क्रेताओं और जो है विक्रेताओं की संख्या अधिक, सब एक समान वस्तुओं के क्रय विक्रय में लगे हुए हों, जिनका एक दूसरे से निकट संपर्क हो और जो स्वतंत्रता पूर्वक आपस में क्रय विक्रय करते हैं। ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा हो गई। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है। फर्म माने होता है बच्चों जो है कंपनी वगैरह को फर्म कहते हैं। किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, वस्तु की बिक्री से उत्पादक जो धनराशि प्राप्त होती है, वस्तु की जब बिक्री से उत्पादक जो धनराशि प्राप्त होती है उसे आय या आगम कहते हैं। उसे जो है आय या आगम कहते हैं। दूसरे शब्दों में फर्म की आय या आगम उसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल आय है। तो बहुत छोटी सी परिभाषा बच्चों, आप याद कर सकते हैं, कुल आय है। इसी को कहते हैं फर्म का आगम। अगला क्वेश्चन है, स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद कीजिए। स्थिर लागत किसे कहते हैं एवं परिवर्ती लागत किसे कहते हैं। स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में जो है भेद कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। स्थिर लागत किसे कहते हैं। देखो, स्थिर लागत उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। उत्पादन किसे कहते हैं बच्चों, किसी वस्तु को उत्पाद हो रहा है उसे उत्पादन बोला जाता है। तो स्थिर लागत उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते बल्कि स्थिर रहते हैं। ठीक है। और परिवर्ती लागत उन साधनों की लागत का योग है। परिवर्ती लागत उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ते हैं तथा उत्पादन की मात्रा कम होने पर कम होते हैं। उत्पादन की मात्रा कम होने पर क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं। उसे जो है क्या कहते हैं, परिवर्ती लागत कहते हैं। उसे जो है परिवर्ती लागत कहते हैं। ये स्थिर लागत हो गया और ये परिवर्ती लागत। ठीक है भैया, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उपभोक्ता वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता किसे कहते हैं बच्चों। देखो, उपभोक्ता जो किसी वस्तु का उपभोग करे, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है, तो इस वस्तु को जो उत्पादन कर रहा है उसे उत्पादकता कहते हैं। लेकिन जो इस वस्तु को जो है खरीद रहा है किसी उत्पादन से, तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। तब आप समझ गए होंगे, कई बार हम पढ़ा चुके हैं। उपभोक्ता वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है भैया। चलो बच्चों, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, उपभोक्ता वस्तुओं को अंतिम उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान के रूप में परिभाषित किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं को अंतिम उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात आगे की प्रक्रिया के लिए माल का उपभोग नहीं किया जाता है। ठीक है भैया। पूंजीगत वे वस्तुएं हैं जिसका उपभोग अंतिम उत्पादन के लिए उपभोक्ताओं द्वारा जो है नहीं। पूंजीगत वे वस्तुएं हैं जिसका उपभोग अंतिम उत्पादन के लिए उपभोक्ताओं द्वारा जो है नहीं, बल्कि निर्माताओं द्वारा जो है भविष्य के उत्पादन के लिए किया जाता है। एकमात्र बिंदु जो उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के बीच अंतर का आधार है, उनका उपयोग है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, उनका उपयोग है। ठीक है। तो बच्चों, ये दो है जो है उपभोक्ता वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुओं में अंतर हुआ। तो बच्चों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र के क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।